Welcome to Easy NCRT, your comprehensive guide to civil services preparation. यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल्स याद रखना अक्सर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन सोचिए, अगर आर्टिकल्स को रटने के बजाय एक माइंड मैप और लॉजिकल क्लस्टर्स में समझा जाए तो आर्टिकल्स 1 से 51 तक का पूरा फ्लो कितनी आसानी से याद हो सकता है। होता यह है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स को रट्टा मारने में बहुत दिक्कत होती है, और सच कहूं तो इतने सारे आर्टिकल्स को एक एक करके याद रखना ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। आर्टिकल्स 1 से 51 को हम एक ऐसी मेमोरी मैप टेक्निक से समझेंगे जिससे ये पूरा का पूरा क्रम आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए एक बिग पिक्चर देखते हैं। आर्टिकल्स 1 से 51 को आसानी से याद रखने के लिए हम इन्हें 4 बड़े ग्रुप्स या यूं कहें कि क्लस्टर्स में बांट देंगे। तो हमारा पहला कदम है इन 51 अनुच्छेदों को इन 4 लॉजिकल ग्रुप्स में तोड़ना। ये बिल्कुल एक कहानी की तरह है। सबसे पहले देश की जमीन, फिर उस जमीन पर रहने वाले नागरिक, फिर उन नागरिकों के क्या अधिकार हैं, और आखिर में राज्य के उन नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है। तो ठीक है, चलिए पहले क्लस्टर से शुरू करते हैं जो ये बताता है कि भारत आखिर है क्या और इसका क्षेत्र कहाँ तक है। इसको ना एक देश बनाने की 4 स्टेप वाली कहानी की तरह सोचिए। स्टेप 1, आर्टिकल 1 में देश को उसकी पहचान मिलती है, भारत। स्टेप 2, आर्टिकल 2 में हम नए सदस्यों के लिए दरवाजा खोलते हैं, मतलब नए राज्यों का प्रवेश या एंट्री। स्टेप 3, आर्टिकल 3 हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज करने की पावर देता है, मतलब मौजूदा राज्यों को बदलना या नया राज्य बनाना। और आखिर में स्टेप 4, आर्टिकल 4 ये साफ करता है कि ये सारे बदलाव सिंपल लॉ से हो सकते हैं, इनके लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। बस याद रखिए, भारत, प्रवेश, नया राज्य, बदलाव। अच्छा, तो अब देश की सीमाएं तो तय हो गई। अगला लॉजिकल सवाल क्या है कि भाई यहाँ का नागरिक कौन है। तो चलिए अब दूसरे क्लस्टर पे चलते हैं। नागरिकता वाले इन आर्टिकल्स को एक चेन की तरह देखिए जिसकी हर कड़ी दूसरे से जुड़ी है। तो कड़ी नंबर 5 से होती है शुरुआत। संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक था। अगली 2 कड़ियां 6 और 7 इतिहास के एक बहुत बड़े चैप्टर से जुड़ी हैं, बंटवारे के समय का माइग्रेशन। कड़ी नंबर 8 विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को जोड़ती है। कड़ी नंबर 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताती है, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं। कड़ी 10 ये पक्का करती है कि नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। और आखिरी कड़ी 11 फ्यूचर के लिए नागरिकता पर कानून बनाने की फाइनल पावर संसद को देती है। और अब आता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल हिस्सा, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जो हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बिल्कुल नींव हैं। अब इन अधिकारों की लिस्ट देखने से पहले ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फर्क क्या है? फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं। आसान भाषा में अगर ये अधिकार कोई आपसे छीनता है तो आप सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, आप उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर फोकस करते हैं, जबकि डीपीएसपी पूरे समाज के सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर का लक्ष्य रखते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो 6 अधिकार है ना, ये एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो में है। जरा सोचिए, सबसे पहले सबको मिलती है इक्वालिटी यानी समानता। जब सब बराबर हो गए तब उन्हें मिलती है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। लेकिन कहीं इस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद अपनी आस्था और संस्कृति को मानने का अधिकार। और सबसे आखिर में इन सभी अधिकारों का प्रोटेक्टर, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो इन सबको मीनिंगफुल बनाता है। और हाँ, जो आखिर के 3 अनुच्छेद हैं 33 से 35, वो कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस या इमरजेंसी के दौरान इन अधिकारों पर कुछ जरूरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चलिए अब हमारी कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, जिनका लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना है। डीपीएसपी को याद रखने के लिए हम इसे पॉलिसी गोल्स के एक फ्लो की तरह देखेंगे, जो सोशल ऑर्डर से शुरू होकर इंटरनेशनल पीस तक जाता है। चलिए इस फ्लो को पकड़ते हैं। शुरुआत होती है एक बड़े लक्ष्य से, आर्टिकल 38 में एक सोशल ऑर्डर बनाना। अच्छा, उस ऑर्डर में क्या होगा? आर्टिकल 39 के तहत मिलेगा जस्टिस, मतलब न्याय। और ये न्याय जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचेगा?
आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन के जरिए। देखा आपने, एक बड़े विजन से हम ग्रासरूट्स रियलिटी तक आ गए। अगला फ्लो सिटीजन्स की लाइफ क्वालिटी पर फोकस करता है। आर्टिकल 41 लोगों को देता है राइट टू वर्क, यानी काम का अधिकार। लेकिन सिर्फ काम ही काफी नहीं है। आर्टिकल 42 कहता है कि काम करने की जगह ह्यूमेन हो, मतलब वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। और समाज में एकता के लिए आर्टिकल 44 एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य रखता है। और अंत में ये फ्लो कुछ और जरूरी एरियाज को कवर करता है। आर्टिकल 45 देश के भविष्य यानी बच्चों की देखभाल की बात करता है। आर्टिकल 48 देश की इकोनॉमी की रीढ़ यानी एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने की बात करता है। गवर्नेंस में फेयरनेस के लिए आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात करता है। और आखिर में आर्टिकल 51 में भारत का विजन ग्लोबल हो जाता है, इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना। तो ठीक है, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये पूरा मेमोरी मैप आखिर दिखता कैसा है। तो ये है पूरा ढांचा, बिल्कुल एक कहानी की तरह। पार्ट 1 में देश बना, पार्ट 2 में उसके नागरिक आए, पार्ट 3 में नागरिकों को उनके अधिकार मिले और पार्ट 4 में राज्य को उनके प्रति कर्तव्य सौंपे गए। हर चीज एक दूसरे से लॉजिकली जुड़ी हुई है। चलिए अब एक रैपिड रिवीजन हो जाए। क्लस्टर 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब देश की जमीन। क्लस्टर 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता, मतलब देश के लोग। क्लस्टर 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, मतलब लोगों के अधिकार। और क्लस्टर 4 अनुच्छेद 36 से 51 डीएसपी, मतलब राज्य के कर्तव्य। इस तरह ग्रुप्स में याद रखना एक एक आर्टिकल को रटने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। तो अब सवाल ये है कि परीक्षा के लिए क्या बेहतर है, सिर्फ रट्टा मारना या फिर इस तरह से लॉजिकल क्लस्टर्स में समझना। ये टेक्निक न सिर्फ आपको चीजें याद रखने में मदद करती है, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स को भी क्रिस्टल क्लियर बनाती है।